नमस्कार। आज भी अंतिम वर्ष इतिहास विषय में स्वतंत्रता आंदोलन का भाग 3 लेकर मैं उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने स्वतंत्रता आंदोलन में 2 भाग पढ़े थे। प्रथम चरण के रूप में अपन ने पढ़ा जिसको वो था उदारवाद युग, द्वितीय चरण में जिसको पढ़ा वो था उग्रवाद का दौर, और आज तीसरे चरण में हम लेकर के आए हैं 1919 के बाद के घटनाक्रम को। और विशेष करके यहाँ से एक शुरुआत हो जाएगी नए दौर की, जो गांधी युग के नाम से जाना जाएगा। तो कहते हैं गांधी युग से पहले ऐसी क्या घटनाएं हुई जिनकी वजह से लगभग जो गांधी जी अंग्रेजों के समर्थक माने जाते थे 1915 से लेकर के 1919 के दौर को, उसी कालखंड में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिनसे गांधी जी को 1919 के बाद अंग्रेजों का विरोधी बना दिया। तो कहते हैं ये 1919 से जो दौर शुरू होगा, ये दौर एक प्रकार से 1947 की आजादी तक पूरी तरह से गांधी को समर्पित माना जाता है, इसीलिए इसका नाम गांधी युग कहा जाता है। अब कल तक जो हमने सेकंड पार्ट के बाद पढ़ा था, हम रॉलेट एक्ट तक आए थे। गांधी जी का भारत आगमन हो गया था, अंग्रेजों ने उन्हें समर्थन के कारण केसर हिंद की उपाधि से नवाजा था। 1917 में उनका संपालन आंदोलन हुआ, 1918 में किसान आंदोलन खेड़ा हुआ, और मजदूरों के मामले में अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन हुआ। लेकिन जिस घड़ी का सबको इंतजार था कि गांधी जी भारतीयों के समर्थन में कब आवाज उठाएंगे, वैसे प्रारंभ तो इन्होंने 17 से ही कर दिया था, तो इनका तो था इंतजार। लेकिन कहते हैं उस समय एक ऐसी भारत के लिए ऐसे देखा जाए तो दुर्घटना ही मानी जाएगी कि दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना ने ही गांधी को भी विरोधी गांधी के रूप में पेश किया और भारत में एक नई क्रांति की ज्वाला भड़की। अब उस कारण को समझने की कोशिश करते हैं। ये घटना लगभग 1917 की है। 1917 तक अंग्रेजों को ये लगा कि भारतीय बड़े विद्रोही प्रवृत्ति के हैं, हर बात पे विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि क्रांतिकारी युग शुरू हुआ था 1905 से। तो इनको विरोध को दबाने के लिए उन्होंने एक कानून बनाने की सोची। उस कानून के लिए एक आयोग बिठाया और उस आयोग 1917 में रखा गया, जिस व्यक्ति की अध्यक्षता में रखा गया उस व्यक्ति का नाम था सर सिडनी रॉलेट। तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में एक आयोग बिठाया। आयोग ने जांच की और उसके आधार पर इस निर्णय पे पहुंची। तो उन्होंने 1918 में एक प्रस्ताव तैयार किया, यानी 17 में रॉलेट जो है उसकी अध्यक्षता में, और चूंकि उस समय जिस व्यक्ति की अध्यक्षता में कोई आयोग बिठाया जाता था उसी व्यक्ति के नाम से ही उस आयोग का नामकरण हो जाता था। तो रॉलेट की अध्यक्षता में है, इसलिए रॉलेट एक्ट जो है उसको कहते हैं कि उस कमीशन की नियुक्ति 17 में हुई है। 18 में इसके बारे में प्रस्ताव तैयार किए गए और 1919 में, मार्च की बात है, मार्च 1919 में कहते हैं कानून बना दिया गया, यानी कानून बन गया। तो रॉलेट एक्ट है वो कानून कब बना? 1919 में। इसका मतलब ये हिंदुस्तान में प्रभावी 1919 में ही हुआ है। इस कानून में क्या था? इस कानून में देखो वही चीजें थी जो क्रांतिकारी घटनाओं से थोड़े परेशान हुआ करते थे अंग्रेज। तो उन्होंने सोचा कि जो भारत में कोई इनको शक हो जाता है किसी व्यक्ति पर कि ये क्रांति का इच्छुक है या अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो बिना उनसे जवाब तलब किए, बिना उसकी जांच किए, कोई भी कारण है या नहीं है, सीधे उसको पकड़ लो और जेल में डाल दो। यानी बिना किसी कारण के भी भारतीयों को गिरफ्तार करने का एक प्रकार से उन्होंने दस्तावेज तैयार कर लिया। वही था रॉलेट एक्ट। ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, आतंक कानून के नाम से भी जाना जाता है, आतंकवादी अधिनियम भी है। तो कहते हैं रॉलेट एक्ट का इतना जबरदस्त विरोध हो रहा था हिंदुस्तान में, और उस विरोध का नेतृत्व एक घटना ने किया। घटना है 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में लाहौर नामक स्थान पर, ध्यान रखना, उस समय अंग्रेज कहते हैं कि क्रांतियों के जो केंद्र माने जाते हैं, वो सबसे फेमस केंद्र जो थे वो बंगाल और लाहौर को माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यहां से जितने क्रांतिकारी निकले शायद किसी और जगह से नहीं निकले होंगे। तो एक प्रकार से कई जनों ने तो ये भी कहा है, कई व्यक्तियों के स्टेटमेंट भी आए हैं कि शायद पंजाब को अंग्रेज ही समझते थे कि ये भारत का हिस्सा ही नहीं, विद्रोही केंद्र मान लेते थे वो इसको। तो कहते हैं 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लाहौर में 2 व्यक्ति, सत्यपाल, एक सैफुद्दीन किचलू था,
दो पंजाबी थे, सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल। तो सत्यपाल और किचलू के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लाहौर में हड़ताल शुरू हो गई, आंदोलन किया गया। इसके कारण 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया और लाहौर जेल में बंद कर दिया। किनको गिरफ्तार किया? सत्यपाल और किचलू को। इनको गिरफ्तार करने के कारण पंजाबियों में जबरदस्त असंतोष फैल गया, क्योंकि ये पंजाबी ही थे और पंजाबियों ने इनका विरोध दर्ज किया। और इनके विरोध के लिए पंजाबी 13 अप्रैल 1919 के दिन, क्योंकि ये दिन बैसाखी का दिन था, तो पंजाबियों के लिए पवित्र दिन था। तो किस दिन? बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को सभी पंजाबियों ने एक हड़ताल करने का, मतलब एक आंदोलन करने के लिए एक बैठक का प्रस्ताव रखा कि भाई हमारे जो नेता है दो सत्यपाल और किचलू, इनको गिरफ्तार किया गया, तो इनको रिहा करवाया जाए। इसके लिए इन्होंने एक शांतिपूर्ण सभा बुलाने का आयोजन किया और वो स्थान रखा गया जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में सभा रखी गई। जलियांवाला बाग की क्या है कि वो जो बाग है उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई, उसके अंदर जाने का एक ही गेट था, एक मात्र दरवाजा था, वहां से इनका प्रवेश होता था। वहां शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, तभी हथियारों से लैस होकर के वहां का पंजाब का सुप्रीम कमांडर उस समय जनरल डायर आया। और जनरल डायर आए ने आकर के बिना सूचना लिए तुरंत अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अब इस गोली कांड में कई निर्दोष लोग, ऐसे कहते हैं जो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, उसमें मारे गए। अब जो इसका आंकड़ा कितना है उसके बारे में कहते हैं कि जो रॉलेट एक्ट वाला आंकड़ा है, जो रॉलेट समिति थी उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इसमें 300, यानी ये सरकारी आंकड़ा किसका? अंग्रेजों का। वो कहते हैं कि 379 व्यक्ति इसमें मारे गए। कितने मारे गए गोलीकांड में? जबकि जो भारतीयों के आंकड़े हैं, और चूंकि अंग्रेज इतने आंकड़े फैक्ट नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके विरुद्ध थी आवाज, तो कहते हैं और उन्होंने ये पूरा कांड करवाया है, तो जो भारतीय बता रहे हैं वो बता रहे हैं 1000 व्यक्ति। कितने बता रहे हैं? भारतीय जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने जो भी लिखा है उसमें वो बता रहे हैं कि 1000 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि रॉलेट एक्ट कितना बता रहा है, रॉलेट समिति कितना बता रहे हैं? 379 व्यक्तियों के मारे जाने की। ये घटना इतनी उद्वेलित करने वाली थी कि पूरे भारत में इसके जबरदस्त अंग्रेजों के विरुद्ध चिंगारी फैल गई। देश के हर कोने कोने तक ये बात चली गई कि जलियांवाला में निर्दोष लोगों को मारा गया। तब सब लोग अंग्रेजों के विरोधी हो गए और इसी के विरोध में, यानी कौन सा विरोध? जलियांवाला बाग। और चूंकि जलियांवाला बाग में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, इसलिए ये इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। और ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 के दिन, जिस दिन बैसाखी का पवित्र दिन था पंजाबियों के लिए। अब क्या होता है? ये एक घटना हो गई। इस घटना के बाद में पूरे भारतवर्ष में इनके विरुद्ध विद्रोह हुआ। भारत में जितने बड़े बड़े लोग थे उस समय के, जो क्रांतिकारी या बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने इसके विरोध भी दर्ज करवाया। सर रविंद्रनाथ टैगोर नाम है, इन्होंने अपनी एक उपाधि थी सर की, यानी नाइट को, इन सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। कहते हैं कि अगर आप भारतीयों के हत्यारे हो तो हमें अंग्रेजों की ऐसी कोई उपाधि भारतीयों के लिए नहीं चाहिए, तो उन्होंने वापस लौटा दी। ध्यान रखना, इस समय तक एक व्यक्ति के पास और उपाधि थी, केसर ही गांधी जी के पास, लेकिन अभी गांधी जी रिटर्न नहीं कर रहे, गांधी जी का टाइम भी आना है। तो कहते हैं इस समय तक ये स्थिति हुई। इसकी आलोचना के कारण ये पूरी घटनाक्रम हुई। इस घटनाक्रम से गांधी जी भी उत्तेजित हुए और कहते हैं कि इसके बाद गांधी जी लगभग अंग्रेजों के थोड़े मुखर विरोध में आ गए। अब वो विरोधी के रूप में आएंगे, लेकिन ये घटना इतनी जबरदस्त है, भारतीयों का पूरा दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसके कारण पूरी तरह से भारत के लोग, अंग्रेजों के जो समर्थक थे, वो भी विरोध में आ गए। अब क्या होता है? घटनाक्रम हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, पर सबसे बड़ा भारतीयों के लिए उत्तेजित करने वाली घटना थी कि जो इस हत्याकांड का जिम्मेदार था जनरल डायर, उसको चुपचाप रातों रात लंदन भेज दिया गया। उन्हें पता था कि भारत में अगर ये रहा तो कोई न कोई क्रांतिकारी इसको मौत के घाट उतार देगा, तो बदला तो भारतीय जरूर लेंगे। तो जनरल डायर को भेजा गया लंदन भेजा गया और बाकायदा लंदन के पार्लियामेंट में इसको सम्मानित किया गया। और सम्मानित ही नहीं किया गया, इसको गोल्डन स्वॉर्ड दी गई, सोने की तलवार दी गई।
और इसे एक उपाधि दी गई है, भारत के साम्राज्य का शेर है। क्या है? भारतीय साम्राज्य का शेर किसको घोषित किया? जनरल डायर को। इससे भारतीयों का मन उद्वेलित हुआ कि अंग्रेजी जो सरकार है वो भी नहीं चाहती कि हमारे साथ ऐसी चीजें हैं, यानी वो भी हमारे प्रति नफरत है। तो इसके लिए जनरल डायर को सम्मानित करने की क्या जरूरत पड़ी, जो हमारे बेगुनाह लोगों का हत्यारा है। पर चूंकि इसको साम्राज्य का शेर भी घोषित कर दिया, अगर शेर होता तो हिंदुस्तान में रोक के देख लेते इसको। पर एक हिंदुस्तानी था, नाम था उधम सिंह, 7 समुद्र पार जाकर के पानी के रास्ते से भी गया, इतनी जांच एजेंसियां थी, उन्हीं के सब ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी, फिर भी वो आदमी गया और जाकर के उसे लंदन में जाकर के इसी जनरल डायर को मार करके आ गया। कौन था वो? उधम सिंह। तो उधम सिंह को ये कोई डर नहीं था कि वो वहां मारा जाएगा, इसको बाद में फांसी भी हुई, लेकिन उसे कोई डर नहीं था इसके बारे में, खुद की मौत का कोई सिला नहीं था। वो सिर्फ पंजाबियों की जो हत्या हुई थी उस हत्याओं का बदला लेना चाहता था। तो लंदन जाकर के भी जनरल डायर को मार के आ गया था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद एक घटनाक्रम और था। इससे पहले क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था, ये हुआ। इसी समय एक ज्वलंत मुद्दा था, खिलाफत आंदोलन। क्या था? उस समय एक बड़ा साम्राज्य फेमस था, ओटोमन साम्राज्य, और उसका जो हेड, जो आसपास का मुख्य हिस्सा है, वो है तुर्की। उस समय तुर्की का जो खलीफा होता था वो मुस्लिम जगत का सर्वेसर्वा माना जाता था। तुर्की की जो घटना है 1919 के आसपास, ये उस समय लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की जो है वो मित्र राष्ट्र यानी अंग्रेजों के साथ न होकर के उसके विरोधी जर्मनी का सहयोग कर रहा था। यानी तुर्की किसकी तरफ से लड़ रहा था? जर्मनी की तरफ से। तो जर्मनी की तरफ से लड़ने के कारण जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी की पराजय हुई, इंग्लैंड विजेता हो गया, तो इंग्लैंड उन देशों से बदला लेने लगा जिन्होंने उसके विरोधियों का साथ दिया था। अब इन विरोधियों का साथ देने के फलस्वरूप खिलाफत आंदोलन से तात्पर्य यही है कि उन्होंने तुर्की का जो खलीफा था उसको पद से हटा दिया। किसको हटाया? तुर्की के खलीफा को। इस तुर्की के खलीफा को उसके पोस्ट से हटाने के कारण मुस्लिम जगत में भारी नाराजगी फैली, और मुस्लिम जगत में भारी नाराजगी हिंदुस्तान में भी प्रकट हुई। हिंदुस्तान में भी लोग थे जिन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया, और वही आंदोलन कहलाता है खिलाफत आंदोलन। तो वो वहां से जुड़ा हुआ था। अब गांधी जी ने भी सोचा कि बढ़िया अवसर है, जो 1857 की घटना के बाद 1858 के अधिनियम से प्रेषित किया गया था, फूट डालो राज करो की नीति का सूत्रपात, अब अवसर आया है कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारणों को लेकर के एक प्रस्ताव रखा कि हम एक नए आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस आंदोलन के लिए 1920 में एक स्पेशल अधिवेशन बनाया गया। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। जबकि 1920 में ही एक इस वार्षिक अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन। कौन सा? नागपुर अधिवेशन। ध्यान रखना, नागपुर अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन दोनों ही इससे रिलेटेड है, असहयोग आंदोलन से। तो कहते हैं जो नागपुर अधिवेशन में, ध्यान रखना 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, उस नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। उस निर्णय के प्रस्ताव को 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया गया, और यहां से उन्होंने पुष्टि कर दी, यानी सभी सदस्यों ने इसकी हामी भर दी। तो याद रखना, 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरुआत करने का जो प्रस्ताव रखा गया था, ये स्पेशल अधिवेशन था। फिर 1920 में कांग्रेस के दिसंबर महीने में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में क्या हुआ? इन्होंने लगभग जो प्रस्ताव होता है वो प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब क्या हुआ? नागपुर अधिवेशन और कलकत्ता, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं? असहयोग आंदोलन से। यहां से इनको पुष्टि प्रमाणित हो गई। अब असहयोग आंदोलन करने का दिन निर्धारित कर लिया गांधी ने, और वो दिन था 1 अगस्त 1920। ना अगस्त महीने में भारत में अधिकांश क्रांतियां हुई है, इसलिए भारत में अगस्त को क्रांति का महीना माना जाता है। तो 1 अगस्त 1920 से गांधी ने
आंदोलन शुरू करने का प्लान बना लिया और वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। एक बार इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव बात हुई, नागपुर अधिवेशन हुआ, पुष्टि हो गई, इसके बाद में शुरुआत हुई 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन की। तो अब हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये 1920 से लेकर के 1922 तक का माना जाता है। 1 अगस्त का डिक्लेरेशन हुआ, पर कहते हैं कि जिस दिन शुरू करना था उसी दिन एक महान भारतीय नेता, नाम था बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हो रहा था उसी दौरान की घटना है, यानी जिस समय शुरू हुआ उसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो एक बहुत बड़ा सदमा भारत को लगा। तिलक कहते हैं कि जो उस समय उग्र राष्ट्रवाद का दौर था उसके बहुत बड़े जनक माने जाते हैं। पर आंदोलन जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। आंदोलन का खास कार्यक्रम यही था कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है। भारतीयों को कहा गया कि स्वदेशी का प्रयोग करना है, विदेशी वस्तुओं की होली जलानी है, ये सब चीजें वापिस यहाँ आती है। पर इसके संदर्भ में एक चीज कही जाती है कि स्वदेशी के प्रयोग करते करते 1921 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, विजयवाड़ा अधिवेशन। और विजयवाड़ा अधिवेशन में गांधी भाषण दे रहे थे, और गांधी जब भाषण दे रहे थे तब उन्होंने लोगों से एक आह्वान किया कि आप लोग खादी का प्रयोग करें। तब उसी आह्वान के दौरान जब वो अपनी बैठक में बोल रहे थे गांधी, तब एक व्यक्ति खड़ा हो गया और गांधी को बोल गया कि गांधी के सामने उसने प्रश्न रख दिया कि भाई गांधी, आप कह तो रहे हो कि खादी का प्रयोग करें, लेकिन खादी बड़ी महंगी आती है। तब गांधी ने कहा कि खादी अगर महंगी आती है तो खादी का थोड़ा कम प्रयोग करो, कम कपड़े पहनो, लेकिन खादी का प्रयोग करना है। पर गांधी ने कहा कि आज से इसकी शुरुआत मैं खुद भी करता हूं। तो उसके बाद में गांधी ने लंगोट धारण करना शुरू कर दिया था। तो वो लंगोट तब से ही उन्होंने धारण किया। तो वहां से गांधी ने स्वयं भी इसका उपयोग, मतलब इसका पालन किया, और उन्होंने पालन ये किया कि अब आगे से वो भी थोड़े खादी के कपड़े कम पहनेंगे, पर खादी का प्रयोग जरूर करना है। स्वदेशी का प्रचार करने के लिए सबसे बढ़िया प्रमाण दिया। और उस अधिवेशन के लिए रखना याद, विजयवाड़ा का अधिवेशन जो खादी प्रयोग के लिए स्पेशल माना गया। ठीक है। इसके बाद आंदोलन श्रम पर था। इस आंदोलन ने लगभग कहते हैं अंग्रेजों की जड़ें तक हिला दी थी। अंग्रेज विचार करने लगे थे क्या भारत छोड़ना पड़ जाएगा हमें। पर उसी समय एक घटना घटित हुई। घटना है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है चोरा चोरी। और चोरा चोरी गांव में क्या हुआ, पुलिस बार बार गांव के लोगों को आकर परेशान कर रही थी। इसके उकसावे में आकर, पुलिस के बार बार उकसाने के कारण, उकसावे में आकर चोरा चोरी गांव के लोगों ने उस गांव का एक थाना था, उस थाने में आग लगा दी। और उसमें 22 सिपाही थे, और वो 22 सिपाही जिंदा जल गए। गांधी जी को इस बात का पता चला तो गांधी ने कहा कि मैंने तो अहिंसक तरीके से आंदोलन शुरुआत करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यहाँ तो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, तो मुझे अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। अब ये गांधी की सोच हो सकती है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में कई लोगों ने इसका मुखर विरोध किया था कि गांधी ने जो ये डिसीजन लिया, ये डिसीजन उचित नहीं माना जा सकता। एक घटना विशेष के कारण आपने ये चीज ली, जबकि यही सिपाही जब गांव में जाकर के गांव के लोगों को परेशान करते थे तब हिंसा उनको नहीं दिखी थी, लेकिन इस कारण इन्होंने हिंसा दिखाई। कहते हैं हिंसक रूप ले रहा है तो आंदोलन स्थगित किया जाए। इसके बारे में कहते हैं CR दास, सुभाष चंद्र बोस और कई क्रांतिकारी नेतृत्व के लोग थे, उन्होंने गांधी की कड़ी आलोचना की। पर ये गांधी जी का बैकफुट वाला कदम तो था।
लोगों को भी एक बड़ी उम्मीद थी असहयोग आंदोलन से, और गांधी जी बड़े हीरो बनकर के उस समय भारतीय राजनीति में छाए हुए थे, तो उनसे बड़ी आशा थी लोगों की, लेकिन आशा धूमिल हो गई। गांधी जी ने बिना किसी से राय लिए सीधे इस आंदोलन को कैंसिल कर दिया। अब क्या है, 22 से लेकर 28 तक गांधी जी गुमनामी के दौर में हैं, क्योंकि भारतीयों का प्रखर विरोध हो रहा था उनके सामने। पर इसके बाद गांधी ने वापस विचार किया कि एक नया आंदोलन लेकर के आए, और वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 का माना जाता है, 1930 से 1934 तक माना जाता है। बीच में गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन वार्ता, सब चीजें आएगी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन ये है। पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था काम? उस समय तक अगर देखा जाए तो भारत में कहते हैं तो नमक कर लगाया जा रहा था, नमक पर टैक्स था, तो भारतीय चाहते थे नमक कर समाप्त हो। दूसरा, जो सेना पर खर्च किया जा रहा है वो 50% तक हो, यानी 50% की कमी तक क्या हो, सेना पर खर्च है उसमें 50% की कटौती की जाए, अत्यधिक खर्चा नहीं किया जाए ताकि आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सुधर सके। तीसरा कारण था शराबबंदी लागू की जाए। शराब का अत्यधिक प्रयोग हो रहा था दक्षिण भारत में, तो इसका इतना प्रयोग था कि स्त्रियों ने इसके खिलाफ आंदोलन तक शुरू कर दिया, तो शराबबंदी लागू की जाए। और चौथा कारण था राजनीतिक जो कैदी है उनकी रिहाई की जाए। किनकी रिहाई करनी है? राजनीतिक कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। ये सब चीजें किसमें डाली हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में। अब इसको लेकर गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। सब लोग वापिस गांधी के साथ हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, पहली बार कोई कारण हुआ, इस वजह से उस तत्कालीन परिस्थितियों को दोषी मानते हुए कहते हैं कि वापिस देश की आजादी के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला कारण तो नमककर था, और इसी को लेकर गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, यानी कई जने 71 बताते हैं और कई जगह किताबों में 79 भी लिखा हुआ, अलग अलग विचारों के हिसाब से, लेकिन ऑथेंटिक 78 ही माना गया है। तो 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से इन्होंने समुद्र किनारे गुजरात में एक गांव था दांडी, तो दांडी के लिए प्रस्थान किया। यानी ये अभियान दांडी के लिए जा रहा है, इसलिए ये कहलाया दांडी मार्च। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू कर दिया गया 78 अनुयायियों के साथ। और जब ये 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचते हैं, नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है, तब तक हजारों की भीड़ इनके साथ हो गई। इसलिए दांडी मार्च गांधी के जीवन का सबसे बड़ा घटनाक्रम माना जाता है, जिसमें कई अनुयायी उनके साथ हो गए थे और एक शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक हाथ में लिया, खुद सखा, यानी टैक्स नहीं दिया, और बिना अंग्रेजों की अनुमति के, बिना टैक्सेशन उन्होंने इसका यूज किया। इसका मतलब उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। तो दांडी मार्च से ये चीज शुरू हुई। पर सेना में खर्च 50% करना है, शराबबंदी है, राजनीतिक कैदियों की रिहाई है। उसी समय भारतीयों से वार्ता करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ बैठकें बुलाई। लंदन में बैठक आयोजित हुई और वो बैठकें गोलमेज सम्मेलनों के नाम से जानी जाती है। कहते हैं जो राजनीतिक मामलों में हैं, जैसे देखो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, मैं पूरा डिटेल से इसको बताऊंगा अपने नेक्स्ट पार्ट में, जब पढ़ेंगे तब गोलमेज सम्मेलन और इन पर चर्चा करेंगे अपन। लेकिन अभी मैं सिर्फ गांधी और इरविन के बीच क्या बात हो रही है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे, और जो लॉर्ड इरविन है उनसे गांधी की वार्ता होती है, क्योंकि वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी नहीं जाते हैं। तब वो वार्ता करते हैं 1931 के जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, उसमें लगभग 31 के बाद घटनाएं घटित थी, वो भाग लेने जाते हैं। तो क्या चर्चा हुई उन पर, सब चीजें भारतीयों की मानने के लिए तैयार हो गया। कौन? लॉर्ड इरविन। लगभग बात सहमति इस पर भी बन गई थी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां रही उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में कि 3 राजनीतिक कैदी ऐसे थे जिनको रिहा नहीं किया गया। क्या वार्ता करने में गांधी जी इतने सक्षम नहीं हुए, या गांधी की बात नहीं मानी गई, या फिर वो इनके बारे में कोई वार्तालाप हुआ ही नहीं? ये उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में है। और वो 3 थे, भगत सिंह, सुखदेव
और राजगुरु, ये भी लाहौर सेंट्रल जेल में कैद थे। सबको रिहाई मिलने का आदेश था, लेकिन इन तीनों को रिहा नहीं किया गया। इसके उलट हुआ ये कि जो इन तीनों की रिहाई करवाना तो अलग बात, जो तारीख निर्धारित थी उन तारीख से पहले ही इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। और ये घटना थी 23 मार्च 1931 की, यानी 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये भी राजनीतिक कैदी थे, इनकी रिहाई की भी बात थी, लेकिन इनकी रिहाई पता नहीं क्यों और किस कारणवश नहीं हो पाई। जब गांधी हिंदुस्तान आए, खूब आलोचना होगी गांधी के इस मामले में, क्योंकि गांधी जी उस समय इतने लोकप्रिय नेता थे और कहते हैं अंग्रेज भी उनकी इतनी बात मानते थे, तो लोगों को एक आशा थी कि गांधी की बात जरूर वो मानेंगे और टालेंगे नहीं, और गांधी चाहे तो इन तीनों को रिहा करवा सकता है, इतना विश्वास था। पर पता नहीं उस समय की क्या परिस्थितियां रही जिनकी वजह से ये चीजें नहीं हो पाई। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन वार्ता तो हो चुकी है, तो गोलमेज सम्मेलन, और उसके बाद में हम एक स्पेशली बढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम और भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ आएंगे, ताकि धीरे धीरे स्वतंत्रता। अगले वीडियो में मैं लगभग इस पूरे टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन के भाग 4 में स्वतंत्रता आंदोलन को आजादी तक 1947 तक लेकर के जाएंगे। तब तक के लिए सिर्फ यही है। धन्यवाद।